तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 12th की जो फिजिक्स थी उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 4 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें आज हम लोग लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 फर्स्ट चैप्टर का। ठीक, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन को करने वाले हैं। तो आपके जो फर्स्ट चैप्टर से महत्वपूर्ण डेरिवेशन होते हैं वो 2 होते हैं, मतलब होते तो 3-4 हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इससे पहले वाला डेरिवेशन किया था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था और ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चैप्टर नंबर फर्स्ट से तो दोनों क्या होते हैं, 5 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो हो सकता है कि ये वाला डेरिवेशन आपको 2023 की बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ताकि आप लोग पूरा अच्छे से समझ पाएँ, तभी जाकर के आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर ला पाएंगे। ठीक, और उसके साथ ही में इसका नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इसके लिए कुछ निश्चिंत रहना है आप लोगों को, बस आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल से जुड़ जाना है, ताकि आप लोगों को नोट्स ही बिल्कुल फ्री में मिल जाए चैप्टर के समाप्त होते ही। ठीक, तो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अक्षीय स्थिति के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति होती क्या है। ठीक, तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी, ये थी आपकी अक्षीय स्थिति, और जो ये इसके लंबवर्धक होती है इसे हम लोग निरक्षीय स्थिति कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपका होता है अक्षीय स्थिति, और जो ये इस प्रकार से रेखा होती है उसे हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग चित्र को समझेंगे। तो चित्र जहां आप लोगों ने समझ लिया, समझ लीजिए आपका आधा से ज़्यादा काम आसान हो गया। ठीक, तो चित्र किस प्रकार से होगा सबसे पहले ये समझ लो। ठीक, तो माना कि कोई एक ए बी है। ठीक, ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। ठीक, इसके मध्य में कोई बिंदु ओ है। ठीक, यहाँ माइनस क्यू से लेकर मध्य में बिंदु जो ओ है वहाँ तक की दूरी कितनी है, इसकी यल है, और यहाँ से मध्य बिंदु से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी कितनी है, यल है, यानी कि 2l। पूरी टोटल दूरी की हम बात करें तो 2l है। ठीक, अब हम लोग क्या करना है, इसके लंब अर्धक जो मध्य बिंदु ओ है, इसके लंब अर्धक कोई बिंदु P उपस्थित है। ठीक, कोई बिंदु P है आर दूरी पर। ठीक, इसके लंब अर्धक आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे जब, तो इसको हम लोग इससे मिला देंगे। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो इसकी जो दिशा होती है वो दूर की ओर होती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक, उसके अंदर फिर जब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा याद करने तीव्रता याद करते हैं, तो उसकी जो दिशा होती है वो आवेश की ओर ही होती है, यानी माइनस क्यू आवेश की ओर ही होती है। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग को ज्ञात करना है कि इसकी दूरी कितनी होती है। ठीक, पी से और बी तक की दूरी कितनी होती है जब प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं इसका आधार कितना है, यल है। ठीक, इतने का आधार कितना है, यल है। दूरी कितनी है, ओ से पी से दूरी कितनी है आर है, यानी कि लंब कितना है, आर है, और आधार कितना है, यल है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि इसका जो क्या होगा, इसका जो दूरी हो जाएगी वो एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही इधर भी आपका हो जाएगा, क्योंकि इधर भी देख सकते हैं आप लोग कि इसका आधार यल है, लंब आर है, तो इसका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। तो सबसे पहले इतनी चीज़ हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग और भी चीज़ डिस्कस करेंगे जो हम लोग आपको बताएंगे। ठीक, वीडियो में आगे। तो इतना चीज़ आप लोग समझ लीजिए, अगर एक साथ में सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप लोग को उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीज़ें लिखी है ये चीज़ समझ लेते हैं। कि माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जैसा कि आप लोग को बताया कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य में बिंदु O से, इसके मध्य में कोई बिंदु O है, इससे लंब अर्धक R दूरी पर, यानी कि R दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कोई बिंदु P है, जिस पर हम लोग को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम E1 देखेंगे, जो आप लोग जानते हैं जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो दूर की ओर होती है तो E1 होती है। ठीक, तो E1 कितना है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि E1 मतलब कि E बराबर 1/4πε0 KQ/R² होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सेम वही फार्मूला यहाँ पर लगाना है, लेकिन आप लोग को देखना है क्या है, E1 बराबर इतना लिखेंगे 1/4πε0 KQ, और फिर दूरी इसकी कितनी है,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है, ठीक। तो इसको हम लोग स्क्वायर के अंदर रख देंगे, इसके अंदर फिर अंडर रूट लगा, मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो बाहर स्क्वायर लगा है ये अंडर रूट हटेगा तो ये भी हट जाएगा, यानी समझ रहे हैं ना। तो अंडर रूट हटाने के लिए ये स्क्वायर आपका हट जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी बाहर का खत्म हो जाएगा, ठीक। तो E1 कितना आ जाएगा आपका, E1 आ जाएगा आपका 1/4π/Q/R² प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 निकल कर आ गया, जिसकी दिशा हम लोग देखेंगे तो दिशा आपकी क्या होती है, बी से लेकर के पी की ओर होती है, ठीक। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब -Q आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करना है वो समझ लीजिए। तो E2 कितना है, E2 फिर वही सेम चीज़ होगा, ठीक। 1/4π/Q में R² प्लस स्क्वायर का अंडर रूट और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अंडर रूट हटेगा तो ये भी स्क्वायर हट जाएगा, तो आप लोग का फिर वही चीज़ निकल के सेम फार्मूला उसी तरीके से आ जाएगा। E2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4π/Q अंडर रूट में QR² प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो ये चीज़ इतना समझ जाएगा। इसका क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। इसकी दिशा क्या होगी, दिशा आपकी पी से ए की ओर होगी, यानी कि पी से ए की ओर दिशा होगी, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, ठीक। अब E1 और E2 से हम लोग को क्या करना है, दो घटक निकालने, एक लंबवत घटक निकालना है, एक क्षैतिज घटक निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ कि लंबवत घटक और क्षैतिज घटक किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे हम लोगों ने क्या चित्र बनाया था, एक वैद्युत द्विध्रुव AB ले लिया था, ठीक, जो -Q + Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ था, +Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ था। यहाँ पर इसके मध्य बिंदु में कोई P पर क्या था, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, ठीक। तो ये आप लोग जानते थे कि जो +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप लोग ज्ञात कर रहे थे तो उसकी दिशा क्या दूर की ओर हो रही थी, इसको हम लोग E1 बोल रहे थे, ठीक। और उसके अंदर फिर जब हम लोग -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे तो इसकी दिशा हो रही थी उसी आवेश की ओर, यानी कि E2 इसे हम लोग बोल रहे थे, ठीक। लंबाई तो इसकी कर्ण की जो मान था वो तो आप लोग जानते हो, सब चीज़ें हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग को क्या करना है, दो घटक निकालने हैं, एक लंबवत घटक एक क्षैतिज घटक, ठीक। तो लंबवत घटक जब हम लोग निकालेंगे तो ये देखिए लंबवत घटक यहाँ से निकल करके आएगा आप लोग का, तो ये क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, और उसके अंदर फिर जब दूसरा जो होगा E2 के लिए, तो E2 के लिए यहाँ पर हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक। तो ये आप लोग दोनों देख पा रहे होंगे, दोनों एक ही दिशा में है लेकिन विपरीत हैं, ठीक। ये इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये निरस्त हो जाएगा, यानी कि इसके वजह से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो अब दूसरा जो होता है आप लोगों का लंबवत का क्षैतिज दिशा की हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा P से, यहाँ पर आप लोग क्षैतिज दिशा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका एक, यहाँ पर हो जाएगा एक ही रेखा में ये भी होगा, E1 कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा हो जाएगा, और ये इधर आपका दूसरा जो E2 हो जाएगा E2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब इसी के कारण हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले E1 व U2 लंबवत और क्षैतिज घटकों में बांटा गया है। E1 व U2 के लंबवत घटक क्रमशः E1 sin थीटा व E2 sin थीटा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, E1 और E2 के जो लंबवत घटक हैं वो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, तथा क्षैतिज घटक का क्रमशः कौन से हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं क्षैतिज घटक कौन से हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं क्षैतिज होता है इस प्रकार से और लंबवत इस प्रकार से है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। फिर लंबवत घटक परिमाण में बराबर हैं, जो लंबवत घटक हैं वो परिमाण में बराबर हैं तथा दिशा में क्या है, विपरीत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे परिमाण में कैसे हैं, बराबर हैं। यहाँ पर भी E1 है sin थीटा है और E2 है sin थीटा है, और ये क्या है, परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, ठीक। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक। उसके अंदर फिर क्या चीज़ लिखी है, ये चीज़ थोड़ा सा पीछे कर देते हैं तो आप लोग सही से दिखे। तो उसके बाद क्या है, ये दूसरे से निरस्त कर देंगे, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्षैतिज घटकों के कारण हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक। तो जो बिंदु P पर जो परिमाणी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम लोग क्षैतिज घटक के कारण ज्ञात करेंगे, यानी कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा से हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग को बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन आप लोग एक दो बार अगर अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक, तभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब हम लोग को क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हम लोग को जानते हैं कि E1 की वैल्यू तो हम लोग को पता है, जैसा कि हम लोग ने यहाँ पर देखा था कि E1 की वैल्यू इतनी है और E2 की वैल्यू इतनी है, लेकिन हम लोग को cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालना है। तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग जानते हैं cos थीटा का क्या होता है, आधार अपॉन में क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आधार कितना है, आधार यल है, और उसके अंदर फिर कर्ण की बात करें तो आपका कर्ण कितना होता है, R² प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से लिख देंगे। तो क्या cos थीटा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, तो cos थीटा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L² अपॉन में
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, तो अब यही चीज़ हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो E1 का मान आप लोग जानते हैं, E1 का मान कितना था हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो E1 का मान इतना है। उसके बाद में फिर हम लोग को क्या करना है, इसी में गुणे में आप लोगों को क्या कर देना है, कॉस थीटा का मान लिख देना है। फिर E2 का मान लिखना है, उसके बाद में इसको गुणे में क्या करना है, कॉस थीटा का मान लिख देना है। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आप लोग का जो फॉर्मूला है निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो E1 का मान हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, 1/4 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, उसके अंदर फिर पॉइंट लगा करके हमने कॉस थीटा का मान क्या रखा है यहाँ पर, एल अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, फिर उसके अंदर E2 का मान हम लोगों ने क्या लिखा, E2 का मान हम लोगों ने लिखा 1/4 के क्यू में अपॉन में फिर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। फिर कॉस थीटा का मान हम लोग सेम चीज़ यही लिख देंगे। तो E1 और E2 का मान लिखेंगे, कॉस थीटा का दोनों का मान लिख देंगे। ठीक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं E1 का मान इतना हो गया यहाँ तक। उसके अंदर फिर कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का मान इतना हो गया। उसके अंदर फिर E2 का मान कितना हो गया, E2 का मान हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ तक हो गया। फिर कॉस थीटा का मान कितना हो गया, ये कॉस थीटा का मान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो Q है और यल है इन दोनों को साथ में ले आएंगे और उसके अंदर फिर अपान में क्या हो जाएगा, 4/0 ठीक। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, आप लोग जब इसको हटाएंगे, ये जो अंडर रूट है इसको हटाएंगे तो हो जाएगा, क्या निकल करके आएगा, 1/2 यानी कि बटे में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके अंदर फिर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का 1 हो जाएगा। ठीक, उसके अंदर फिर यहीं पर ये चीज़ भी ऐसे ही कर देनी है, क्यू इंटू यल कर देना है। उसके अंदर फिर अपॉन में 4/0 के 1/में आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1 प्लस 1/2। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर आप लोगों को क्या करना है, ई बराबर हो जाएगा 1/4 के क्यू यल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले से ही 1 है, उसके अंदर फिर ये हो जाएगा 1/2, यानी कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो एक ये चीज़ जब बाहर निकालेंगे तो ये आपका 1 निकल करके आ जाएगा, और ये चीज़ जब बाहर निकालेंगे तो ये आपका 1 निकल करके आ जाएगा, यानी कि 1 + 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई बराबर 1/4 के क्यू इंटू 2, यानी कि 2 यहाँ से आ गया तो 2l अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये चीज़ कहाँ से आई, 3/2। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पर निकल के करके आ जाएगी। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर का हम लोग मान जानते हैं कि जो आर स्क्वायर होता है उससे बहुत छोटा होता है। ठीक, एल का जो मान होता है आर से बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हम एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। ठीक, ना के बराबर मान लेंगे। तो क्या फॉर्मूला निकल करके आएगा, ई बराबर 1/4 के क्यू इंटू 2l अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का फिर इसको अंदर कर देंगे, फिर 3/2 कर देंगे। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखें तो ये चीज़ हम लोगों ने सॉल्व करी। यहाँ पर जब नगण्य मान लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा। तो कितना आ जाएगा आपका फॉर्मूला निकल करके। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, क्यू इंटू 2l क्या होता है, पी होता है, यानी कि क्यू इंटू 2l होता है पी, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसकी जगह पर हम लोग पी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई बराबर 1/4 के पी, उसके अंदर फिर ब्रैकेट में मतलब कि अपॉन में क्या हो जाएगा, r³। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपका निकल करके आ गया। लेकिन आप लोग क्या जानते हैं, के का मान जो होता है वह होता है निर्वात के लिए 1 होता है के का मान। तो इसलिए हम लोग यही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे कि ई बराबर हो जाएगा 1/4 के पी अपॉन में r³, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹, उसके अंदर फिर p अपॉन r³। ठीक, तो ये चीज़ आपका निकल करके आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव की जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करी निरक्षीय स्थिति के कारण। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज़ को 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक, तो इसका 1-2 बार 3 बार जो भी हो सके आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट